अगर आप जिंदगी में बड़े ऐश्वर्य को हासिल करना चाहते हैं तो छोटे और मौजूदा ऐश्वर्य का मोह त्यागना होगा। अनूप सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ, आपका जो इंट्रोडक्शन देते हैं अपने गेस्ट का जी, उसका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा होगा। पश्चिम एक्सप्रेस लेट हो गई थी जब आप मुंबई पहुंचे। जी जी, फिर क्या हुआ? क्या कहूँ, थोड़ा अजीब सा डर था क्योंकि दिस इज 1995। दिस इज 1995, यस। और उस वक्त जिंदगी में कभी मुंबई देखा तक नहीं था। एक शहर नया, अंधेरा हो गया और बड़े किस्से सुने थे इस शहर के। मेरे बैग में 5,000 रुपए थे जो मैंने बैग में ही रखे हुए थे। ट्रेन में जिस लड़के से हमारी दोस्ती हुई थी उसने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं सुबह आपको छोड़ दूंगा। उसने हमें रात अपने घर में रखा और सुबह हमारे जो रिलेटिव थे उनके यहाँ छोड़ के आया। भले लोग मिलते रहे हमें। वहां भले लोग नहीं मिल रहे थे शुरू में। मैं सच कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लीड रोल ना करूँ। मैंने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जिस तरह के रोल्स मैं चाह रहा था वो नहीं मिले। ये तो फिल्में तो मिस हो गई यार, कहाँ चली गई। फिर अचानक से कहाँ से पता नहीं बालिका वधू बीच में आ गया। और एनएसडी की एक जो बड़ी लंबी ट्रेनिंग है वो कैसे रिफ्लेक्शंस में आती थी? मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं एनएसडी ना आया होता ना तो मैं जो मेरी पर्सनैलिटी में जो भी गुण हैं, अगर गुण हैं तो वो ना हो। काफी मशहूर है आपका बैच ऑफ 93। क्या हुआ था एहसास खान के कमरे में? ऐसे तो बहुत कुछ होता था उनके कमरों में। हमारी गर्लफ्रेंड थी नहीं तो हमें लगा यार कि इनकी गर्लफ्रेंड रोज आती है मिलने, तो हम देखें करते क्या हैं। फिर वापस जयपुर क्यों चले गए? मेरा ये मन था कि मैं सिनेमा में थोड़ा नाम बढ़ा लूं और अगर नाम बन जाएगा उसके बाद मैं रंगमंच जरूर करूंगा। छोड़ना नहीं चाहता था, जो कि आप जानते हैं मैं अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि उससे मुझे रंगमंच करने में और आसानी होगी और मेरी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। कितना डिमांडिंग होता है एक डेली सीरियल, और ऐसा सीरियल जो लगातार टीआरपी में टॉप पे है। एक नेशनल डिस्कोर्स खड़ा हो गया जिसकी वजह से मेरे जिंदगी के 2008 से 2018 पूरे के पूरे 10 साल बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल में चले गए। क्राइम पेट्रोल का लोड इतना था कि 2018 तक मैं और कुछ नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2014 के बाद मैंने ऑन स्क्रीन एक्टिंग ही नहीं की। क्राइम पेट्रोल के विकिपीडिया पेज पर आज भी आपकी फोटो लगी है। इस सीरीज का ऑफर कैसे मिला? और कुछ ऐसे था हेजिटेशन कि यार एंकरिंग? मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कौन देखेगा एंटरटेनमेंट चैनल पे क्राइम रात को 11 बजे 10:30 बजे। हमारा एम है लोगों को ये बताना कि देखो ये क्राइम हमारे आसपास हो रहा है, बस इससे अलर्ट रहे, सावधान रहें, तो बहुत मीम बनते हैं, आप देखते हैं रेगुलर इन मीम्स को। आपको कौन सा बड़ा फनी लगा? किसी ने पूछा आपको पता है अनूप सोनी कितना चार्ज करते हैं क्राइम पेट्रोल के लिए? तो किसी ने कहा कि नहीं, वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर किलोमीटर उनके चार्जेस हैं क्राइम पेट्रोल में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगर आप जिंदगी में बड़े ऐश्वर्य को हासिल करना चाहते हैं तो छोटे और मौजूदा ऐश्वर्य का मोह त्यागना होगा। ये वैसी कुछ पंक्ति है जो हमें मोटिवेशनल कोट्स वाली किताबों में लिखी मिलती है। ऐसी ही एक पंक्ति ने एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया। वरना तो दुख थे और इतने थे कि बारिश में भी आंसू नजर आ रहे थे। करी रोड पर चहलकदमी थी, फोल्डर पानी में भीग चुका था। कुछ यादें भी थीं पुरानी और बड़ी जिंदा दिल। एक खिड़की थी जो कथक केंद्र की तरफ खुलती थी। एक कमरा था एहसास खान का जहां बहुत बदमाशियां होती थीं। एक बड़ा कांड हुआ था 6 दिसंबर 1992 के रोज़। एक ऑडिशन था जिसके बाद टीवी की दुनिया खुली थी। एक ऑडिशन और था वेब सीरीज़ का, जिसके बाद ध्यान आया था कि ठीक है, सारी मशहूरियत, सारी आर्थिक सुरक्षा, पर करने तो मैं एक्टिंग ही आया था। एक लंबा दरमिया, एक लंबा फासला, कई शहरों में बीती ज़िंदगी, कितने ही किरदार जो कभी छोटे तो कभी बड़े, सब रू पहले मंचीय पर्दों पर निभाने का मौका मिला। और एक अपना किरदार जो लगातार गढ़ा जा रहा है। ललन टॉप की बैठकी में आज के हमारे मेहमान हैं बहुत ही कमाल के एक्टर अनूप सोनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ, आपका। मैं इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये सोच रहा था, क्योंकि मैं आपके सारे इंटरव्यूज़ में जब आप बिगिन करते हैं ना, ये जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपने गेस्ट का जी, उसका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और आपको भी पता है कि सारे गेस्ट इस बात की तारीफ़ करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बट आई मस्ट से आपने ऐसी ऐसी बातें कही जो कभी किसी इंटरव्यू में मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं कही हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। क्रेडिट गोज़ टू माय वंडरफुल टीम, माय रिसर्च टीम। और ये रिसर्च हमारे साथी सोमशेखर ने की है। अरे वाह। तो मेरा काम बड़ा आसान रहता है कि नोट्स पढ़ के बस कुछ भी बोल दो। असली मेहनत मेरी टीम करती है।
श्रेय मुझे मिल जाता है। नहीं, लेकिन आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और पढ़ते नहीं हैं आप, अपनी भाषा में उसको पिरो देते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आपकी समृद्ध विस्तृत ज़िंदगी में दाखिल हूँ एक पेशेवर के तौर पे, आप हाल फिलहाल एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, जी मिर्ग। जी। इसके बारे में बताइए। मिर्ग का मतलब बहुत लोग पूछते रहे हैं कि ये मिर्ग टाइटल क्या है। तो मिर्ग हिमाचल में तेंदुए को कहते हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं तरुण शर्मा, उन्होंने फिल्म लिखी भी है। तो उन्होंने बचपन से सुना था, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मिर्ग जो है ना वो बहुत अजीब होता है, बहुत चालाक होता है, शातिर शिकारी होता है और अपना साइज़ छोटा कर लेता है, पत्ते के पीछे छिप जाता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उन्होंने अपने किरदार तैयार किए हैं। तो ये किरदार जो सतीश जी हैं, श्वेताब सिंह हैं, मैं हूँ और राज बब्बर साहब हैं इसमें। फिल्म एक ऐसी दुनिया को बिलोंग करती है जहाँ ससुर साहब को आप राज बब्बर साहब कहते हैं, बताइए साहब। राज जी कहता हूँ वैसे तो, मतलब वैसे तो घर पे तो अलग ही बुलाता हूँ। क्या बुलाते हैं? पापा कहता हूँ उन्हें, पापा कहता हूँ। मतलब शुरू में मैं राज जी कहता था, राज सर कहता था। हाँ। फिर एक दिन उन्होंने कहा यार ये क्या है यार। हाँ। अब चूंकि वो मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीनियर भी रहे हैं। हाँ, तो दादा नहीं बोलते हैं? नहीं, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स और सीनियर्स हैं, उन्हें राज भाई कहते हैं उन्हें। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो नहीं बुला सकते, ये तुम्हें हक नहीं है, तुम बाहर जो मर्जी बोलना पब्लिक स्पेस में, लेकिन तो मैं उन्हें राज जी करके एड्रेस करता हूँ। मिले थे मुझे अभी 2-3 दिन पहले, भूपिंदर हुड्डा जी के यहाँ लंच था। वो बहुत फैन है आपके। अच्छा। हाँ, मुझे कई बार मैं जब उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं अरे यार मैं भी उसको, आई थिंक उन्होंने मुझे बताया था कि शायद आप लोग परसों मिले थे। परसों ना? हाँ जी, हाँ लंच जी, पे, हाँ। यस। तो ये मिर्ग जो है वो उन किरदारों की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में है जो काम तो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन चारों का अपना अपना एक सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है उस दुनिया में, जो शायद जहाँ गन्स भी चलती हैं, जहाँ मैनिपुलेशन भी होता है। बट सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की है कि हमारे डायरेक्टर तरुण ने जिस तरीके से इस फिल्म को एक नया नरेटिव स्टाइल दिया है। मतलब अगर आप पूछेंगे कि यार इसकी कहानी क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में कहानी नहीं सुना पाऊंगा कि ये एक आदमी की कहानी है। ये इन किरदारों की कहानी है, उनकी जर्नी है। बट जैसे मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा था कि आज से 20-25 साल पहले एक फिल्म आई थी रन लोला रन। यस। तो उसका नैरेटिव स्टाइल बहुत डिफरेंट था कि उसमें 2 एंड होते थे कि अगर ऐसा इस पॉइंट पे अगर उस लड़की की जिंदगी में, तो इसका नैरेटिव स्टाइल कुछ ऐसा है। फिल्म शुरू होती है तो आपको शायद लगेगा कि थोड़ा कॉमेडी है यार, कॉमिक एलिमेंट है, बड़े हल्के, एंड सडनली पूरा एक जॉनर चेंज हो जाता है। आपको लगता है ये तो थ्रिलर है। तो है काफ़ी इंट्रीगिंग है और लोगों को मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में, जो इस तरह का सिनेमा पसंद करते ये 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। जी 9 फरवरी को पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। बिल्कुल। एक्शन, रोमांस और मारधाड़ से भरपूर। रोमांस है? रोमांस नहीं है, लेकिन रोमांस जो है वो अपनी जिंदगी से रोमांस की बात है। सबसे जरूरी है लस्ट फॉर लाइफ। यस। आप मिर्ग की बात कर रहे थे। जिंदगी की चुनौतियां भी ऐसे ही आती हैं, आकार बदल के, अक्सर दबे पांव। पश्चिम एक्सप्रेस लेट हो गई थी जब आप मुंबई पहुंचे। जी। फिर क्या हुआ? मतलब बड़ा क्या कहूँ, थोड़ा अजीब सा डर था क्योंकि दिस इज 1995। दिस इज 1995, यस। और उस वक्त जिंदगी में कभी मुंबई देखा तक नहीं था। और मैं और मेरे बैचमेट हरीश खन्ना मेरे साथ थे। राजेश तेलंग जो हमारे तीसरे साथी थे वो ऑलरेडी एक कमरा किराए पे ले चुके थे, लेकिन आए नहीं थे क्योंकि दूसरा एक बम्बई के बैचमेट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया था पहले से। तो मैं और हरीश थे। किसके साथ? मिलिंद इनामदार के साथ, जो अभी यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं वो वहाँ पे। तो अजीब सा डर था, एक शहर नया, अंधेरा हो गया और बड़े किस्से सुने थे इस शहर के। और अचानक लोअर परेल के पास कहीं ये ट्रेन रुक गई, लेट होने के बाद भी। और जुलाई का महीना, बारिशों का महीना। मेरे बैग में 5,000 रुपये थे जो मैंने बैग में ही रखे हुए थे। अब क्या करेंगे, हमें किसी एक रिलेटिव के यहाँ जाना था। जो प्लान ये था कि उनके यहाँ 1-2 दिन रह के फिर मेरे पिताजी ने कहीं रहने का इंतजाम करवाया था किसी अपने दोस्त के थ्रू, वहाँ शिफ्ट होना था। अब रात हो गई, समझ में नहीं आया कैसे करें। तो ट्रेन में जिस लड़के से हमारी दोस्ती हुई थी उसने कहा आप मेरे साथ चलो, मैं सुबह आपको छोड़ दूंगा। तो सीधा सतर्क वाली घंटी उस वक्त नहीं बजी, क्योंकि सावधान रहे, सतर्क रहे, वो वाली नहीं बजी। लेकिन उस वक्त कुछ शायद अलग ही तरह का एक भरोसा, एक ट्रस्ट होता था लोगों पे, जो शायद आज थोड़ा कम हुआ है। चल पड़े हम दोनों। और हरीश से मैंने कहा क्या है, कहता नहीं चलो। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो ट्रेन जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से बारिश हो रही है, सूटकेस लेके रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, अंधेरा भी है। और ट्रैक क्रॉस करके हम वहाँ गए। फिर वो हमें एक टैक्सी में, क्योंकि वहाँ ऑटो नहीं चलते उस एरिया में,
बांद्रा के बाद आपको पता है कि वहाँ ऑटो अलाउड नहीं है। तो टैक्सी में बिठा के वो हमें एक बिल्कुल जो हम फिल्मों में जैसे कहते हैं ना चॉल टाइप घर, जिसमें लाइन में कुछ 15 रूम है, जिसे कहते हैं रूम नंबर। तेरा रूम कौन सा है, फ्लैट नंबर नहीं होता, रूम नंबर होता है। और वो एक कमरा है, वहाँ पे ऐसा एक बैरिकेड सा दीवार सी बनी हुई है, वहीं आप नहाएंगे, और एक स्लैब लगी हुई है जो आपकी किचन है। पहले तो हमें लगा यार फंस गए बॉस यहाँ करके, लेकिन कमाल है वो लड़का, मैं उसका नंबर मेरे पास था, फिर वो डायरी कहीं खो गई। मैं आज भी हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, राजू नाम था उसका, वो कभी मुझे देखे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे। उसने हमें रात अपने घर में रखा और सुबह हमारे जो रिलेटिव थे उनके यहाँ छोड़ के आया। मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं उस वक्त, और वो बहुत ही स्वीट मेमोरी है उस शहर की। और फिर उसके बाद हमारी अपनी जद्दोजहद शुरू हुई। पर भले लोग मिलते रहे, बिल्कुल मिलते रहे, जैसे पुजारी डोसे वाला। बिल्कुल। पुजारी डोसे वाला की कहानी ये है कि हम जब पीएमजीपी कॉलोनी में रहना शुरू हुए, जहाँ अनुराग कश्यप से लेकर निर्मल पांडे, अपने हिमानी शिवपुरी जी, ये सब लोग रहते थे। तो हमें उस एरिया के बारे में सिर्फ ये पता चला था कि एनएसडी के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कम से कम एक हॉस्टल टाइप वाली फीलिंग वहाँ भी बनी रहेगी। और ये पुजारी डोसे वाले हमारी ही विंग में रहते थे और एक डोसे का ठेला लगाते थे। रात को जब आते थे 1-1:30 बजे, हमें नींद तो कम आती थी उस वक्त, क्योंकि अजीब सी एक उथल पुथल दिमाग में चलती रहती थी। तो जब वो घंटी उनकी थी तो पता चल जाता था आ गया। तो मैं, हरीश, राजेश बालकनी में आ जाते थे। एक छोटी सी बालकनी थी, कुछ मुश्किल से 4x4 की, और पूछते थे भाई, तो वो हमें बोलता था यार बची हुई है इडली, भेजो ऊपर। फिर बाद में वो पुजारी डोसे वाले ने एमएलए का चुनाव भी लड़ा, अपना रेस्टोरेंट भी खोला। वाह। तो तब भी हम उनके यहाँ जाते रहते थे। तो ऐसे लोग, जैसे आपने कहा कि भले लोग मिलते रहे हमें। और करने गए थे एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भले लोग नहीं मिल रहे थे शुरू में। वहाँ मतलब आई थिंक वो एक जैसे दौर होता है ना सिनेमा का। जैसे आज मुझसे कोई मजाक में पूछता है कि अरे यार आप तो लीड रोल नहीं करते, आप कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं। मैंने कहा यार अगर मैं 2015 में 24 साल का होता ना तो मैं हीरो होता आज। आई थिंक वो दौर अलग था सिनेमा का। उस वक्त हमें किसी के पास भी जाओ तो बोलते थे देखिए हीरो है, हीरो के 4 दोस्त हैं, उस 4 दोस्तों में से आप एक दोस्त हैं। और ना उन दोस्तों का कोई कैरेक्टर ग्राफ होता था, बस वो हैं, वो हीरो के पीछे पीछे घूमते रहते थे। शायद वही कारण था 1-1.5 साल के इंतज़ार के बाद टेलीविज़न सीरियल जब अनुभव सिन्हा ने मुझे सीहॉक्स ऑफ़र किया और रोल सुना मैंने, तो मुझे लगा यार करते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ कि सिनेमा। रत्ना जी ने ऑडिशन किया था? रत्ना जी ने ऑडिशन लिया वहीं यूटीवी के ऑफिस में, और 4 लाइनें बोली मैंने, और अगले दिन ही रत्ना और अनुभव उन कम लोगों में से हैं जो मुझे आज तक सोनी बुलाते हैं। तो मुझे उन्होंने वैसे, सोनी तू कल आ जा, कल लुक टेस्ट कर लेंगे और देख लेंगे, तेरा मूड चूज़ करेंगे, थोड़ा यंग लगता है तो बस उसके बाद सीहॉक्स, और फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक इन टेलीविजन आफ्टर सीहॉक्स। इट वाज अ वेरी स्टाइलिश। मतलब हम डीडी मेट्रो पे आता था। डीडी मेट्रो पे आता था, और शूटिंग्स होती थी गोवा और मॉरिशस, और चॉपर्स और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, स्टाइलिश कपड़े, आर माधवन, ओम जी, निकी अनेजा, सिमोन सिंह, था, मज़ा था उस शो का। ऐसा जब फाइनली ये सब काम मिलना शुरू हुआ जी, तो फिर ये एनएसडी की एक जो बड़ी लंबी ट्रेनिंग है वो कैसे रिफ्लेक्शंस में आती थी? मैं आपको बताऊं, मैं ये मानता हूं कि अगर मैं एनएसडी ना आया होता ना, तो मैं, जो मेरी पर्सनालिटी में जो भी गुण हैं, अगर गुण हैं तो वो ना होते। नहीं, नहीं, अच्छे वकील, अच्छे सीए नहीं होते? नहीं होता, वो ज़रूर होता। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर एक्टिंग प्रोफेशन में अगर मैं बिना एनएसडी किए एक्टिंग करने आया होता, ये भी मेरा तय था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये कहना था कि यार एक अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा ना हो एनएसडी में तो प्लीज़ कम बैक टू योर एलएलबी, फिनिश इट, वो करो, और जैसा प्लान है तुम्हारा वो जारी रखना। तो क्या प्लान था? यही कि सीए बनेंगे और लॉ करेंगे, क्योंकि मेरे फादर को किसी ने बोला था कि सीए और लॉ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है जी। तो अब एक मिडिल क्लास पिताजी यही सोचते हैं कि यार ठीक है, जो जीवन में ये जो सेफ सिक्योर्ड जॉब हैं ये करेंगे। मेरा ये था कि मैं अगर सीए बना और लॉयर बना तो मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपना दफ्तर खोलूँगा, मैं किसी फर्म के लिए काम नहीं करूँगा। लेकिन अब पहले ही अटेम्प्ट में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया, और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो एनएसडी का बहुत बड़ा रोल है मेरी पर्सनालिटी। काफी मशहूर है आपका बैच ऑफ 93। एब्सोल्युटली बहुत अच्छे। इनफैक्ट नॉट ओनली बैच ऑफ 93, 94 एंड 95 ऑल्सो, जो हम तीनों एक साथ रहे। 94 के बैच के साथ हमने 2 साल बिताए। 93 में कौन कौन था? आप, आदिल दा, मेरे बैच राजेश में भाई? आदिल हुसैन,
राजेश तेलंग, हरीश खन्ना, जाकिर हुसैन, सपना मुदगिल और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद एक्टिंग नहीं, रॉयस्टन मार्क्सेबल जो बहुत थिएटर करते हैं, नारायण सिंह चौहान जो झांसी से हैं और बहुत ही जाने माने लाइट डिज़ाइन स्पेशलिस्ट हैं और जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं थिएटर के लिए और बहुत उनका नाम है उस मामले में। बैच ऑफ 94, बैच ऑफ 94 में आशुतोष राणा, श्रीवर्धन त्रिवेदी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, सत्यजीत शर्मा, कुमुदा भी उसी बैच, कुमुद मिश्रा, यस। और 95 में अतुल कुलकर्णी, निसार खान और भी। अब क्या होता है, यशपाल भाई कौन से बैच? यशपाल 94। 94। तो यशपाल, आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, कुमुद मिश्रा, श्रीवर्धन त्रिवेदी, सत्यजीत शर्मा, ये सब 94। इनको हमें रैक करने का मौका मिला था बीइंग अ सीनियर। क्या हुआ था एहसास खान के कमरे में? एहसान खान के ऐसे तो बहुत कुछ होता था उनके कमरों में। देखिए हमें तो पूरा पता है, आप दाएं बाएं होंगे तो हम आपको बता देंगे, तो आप खुल के ही बता दीजिए क्योंकि आपके बैचमेट्स ने सब बता दिया है। एहसान बहुत ही मज़ेदार इंसान था। मतलब क्या कहूँ, मतलब एहसान बनारस के रहने वाले थे, स्मार्ट पर्सनालिटी, मतलब हम उन्हें डैनी कहते थे। हमें लगता था यार ये बड़ा खूबसूरत आदमी है, ये तो मतलब अपनी पर्सनालिटी से मतलब उसका थोड़ा डैनी साहब जैसा लुक था उसका, बाल, हाँ ऐसे आंखें कुछ वैसी हैं। अगर आप एहसान की पुरानी फोटोज देखेंगे तो थोड़े से मंगोलियन फीचर्स हल्के से, एग्जैक्टली, लेकिन टॉल, वेल बिल्ट और आवाज़ भी अच्छी थी। तो लेकिन उनके बड़े फ़नी किस्से हैं क्योंकि हमें आज तक याद है कि वाइवा जब हुआ तो उनसे पूछा गया, उनको अंदाज़ा साइज़ का नहीं होता था, मेजरमेंट्स का उनको अंदाज़ा नहीं था। तो उनको वाइवा में पूछा गया आपकी हाइट कितनी है। उनसे पहले पूछा गया था नो थिएटर की हाइट कितनी है, तो वो कुछ अगल बगल अंदाज़ा लगाते रहे इतनी है। तो उन्होंने टीचर ने पूछ लिया आपकी हाइट कितनी है, तो उसने कहा कि कुछ 7 फीट होगी सर। तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब उनके किस्से ऐसे अजीब अजीब से थे। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा मान लीजिए लाइट डिज़ाइन का एग्ज़ाम था कि अगर मान लीजिए किरदार बहुत दुखी है तो आप किस तरह की लाइटिंग करेंगे। तो उसने सही बोला कि सर मैं थोड़ी सी डार्क लाइटिंग करूँगा, थोड़ा ब्लू जिलेटिन यूज़ करूँगा लाइट में, थोड़ा ब्लूइश फील दूंगा, नाइट फील। और मैंने कहा नहीं किरदार बहुत बहुत दुखी है, बहुत ज़िंदगी में। उसने कहा सर मैं और डिमर को बिल्कुल ऑलमोस्ट नील पे लेके आ जाऊँगा इतना। उन्होंने कहा नहीं किरदार बहुत ही दुखी है और बहुत ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयंकर परेशानी से गुजर रहा है और वो तकलीफ़ से गुजर रहा है। तो उसने कहा सर फिर मैं उसे डायलॉग दे दूंगा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो ऐसे स्मार्ट भी थे। हाँ। लेकिन फिर ऐसी भी हरकतें होती थी कि जब हम सेट डिज़ाइन की क्लास में उनसे कहा, हमें टीचर बताते थे कि प्रोसीनियम का साइज़ 40 सेंटीमीटर होता है, तो वो कहते थे 40 फीट होता है, तो 40 फीट को आप एक काम कर लीजिए, आप 1 फीट को कन्वर्ट कर लीजिए इतने इंचेस में। तो अब शीट तो इतनी सी है। तो जब टीचर ने कहा कि 40 फीट होता है, तो सर ये इतनी छोटी सी शीट में 40 फीट कैसे बनाएंगे। वो कन्वर्जन समझते नहीं थे। हाँ। तो और कमरे की जो कहानी है वो ये है कि कौन कौन था कमरे में? कमरे में तो एहसान और उनकी मित्र थी। हम उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए एक उसमें चढ़ गए थे, एक एटिक में, एक ऊपर से मेरे कमरे से उनके कमरे की तरफ एक स्टोरेज एरिया खुलता था और उसमें एक दरवाज़ा था। तो हमें लगता था, उत्सुकता थी, हमारी गर्लफ्रेंड थी नहीं, तो हमें लगा यार कि इनकी गर्लफ्रेंड रोज़ आती है मिलने, तो हम देखें करते क्या हैं। तो एक दिन हम चढ़ गए। ये जो हॉस्टल की मस्तियाँ होती हैं। एक दिन कुछ बातचीत भी हुई थी, आप, आदिल, राजेश। किस बारे में? आप बताइए। 6 दिसंबर को आप उन्हें तंग करने के लिए क्या कर रहे थे? वो बड़ा, अभी हमें सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है, उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि अब ऐसा लगता है कि यार हम बड़ा इनसेंसिटिव मजाक किया हमने उस वक्त। 6 दिसंबर एक अलग तरह का माहौल था, हम लोग हॉस्टल में थे, तो हमने एहसान को, मतलब इंक्लूडिंग हमने आदिल को भी अपने साथ मिला लिया था। आदिल वाज पार्ट ऑफ योर गैंग। आदिल वाज पार्ट ऑफ आवर गैंग। राजेश, मैं और आदिल, हमने कुछ ऐसा किया कि हम इसके खिड़की के बाहर जाकर बात करेंगे कि ये हो गया है, मतलब थोड़ी सी कम्युनल बातें करेंगे हम लोग, एहसान को सिर्फ डराने के लिए। तो आदिल जो थे, मतलब हमारे साथ थे, तो कम से कम हमें ये लगा था कि नहीं यार हम ये सिर्फ मजाक कर रहे हैं, और आदिल ने हमारे इस मजाक में साथ दिया, तो उनको भी ये विश्वास था कि ये सिर्फ मजाक ही हो रहा है। तो हमने एहसान भाई को काफ़ी डराने की कोशिश की और फिर बाद में उन्हें बताया कि नहीं यार प्यार है, ये तो ऐसी मस्ती है। लेकिन आज लगता है कि इनसेंसिटिव मजाक था वो। सारे बैचमेट्स को याद है? हाँ, सबको याद है।
एक बार एहसान के कमरे में मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि मस्ती में कि उसके पूरे रूम, ऐसा लग रहा है मुझे एहसान का एपिसोड बनने वाला है सारे उसकी जितने भी सामान था ना उसको मैंने एक एक करके उसके कमरे से बाहर लाइन में फर्श पे बिछाते बिछाते रिसेप्शन तक लगा दिया था। और जब वो आया तो उसको लगा ये क्या है रास्ता बनाया हुआ था उसके सामान से उसके कमरे तक का। कमाल है। पीपल डोंट रिलेट कि मैं ऐसी मस्तियाँ करता था, तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाएगा मेरा कि मैं इतना शैतान था वहाँ। जूही को पता है ये सब? हाँ हाँ, ये तो किस्से उन्हें सुनाते रहते हैं क्योंकि राजेश भी घर पे आते हैं तो ऐसे बैठकी होती किस्से। है, हाँ शरबत पीते हुए बातें खुलती हैं। हाँ, शरबत आपके एक रोल की बड़ी चर्चा हुई, अश्वत्थामा का रोल। जी जी। टेल अस अबाउट इट। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं सच बात बताऊं, मुझे 3rd ईयर तक तो एक्टर माना ही नहीं जाता था। ऐसा मेरा समझना है कि मुझे माना जाता था कि हाँ ठीक है यार, ये अच्छा है, सिंसियर है, लेकिन ग्रेट एक्टर या बहुत अच्छा एक्टर है, ऐसी मेरी अपने बैच में मेरी इमेज नहीं थी। 3rd ईयर में एक तो मैंने प्ले किया कुरु कुरु स्वाहा, जो रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया। उसमें मुझे उन्होंने मनोहर श्याम जोशी जी का लिखा हुआ। उस प्ले के बाद थोड़ा सा मुझे लोगों को लगा कि नहीं यार, ये कैरेक्टर प्ले कर सकता है इसने, ये जो बनाया कैरेक्टर, और ऑब्वियसली उसमें रंजीत साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उस दौरान अंधा युग जब नाटक हुआ तो राम गोपाल बजाज साहब ने डायरेक्शन स्टूडेंट से कहा कि मैं इस प्ले की कास्टिंग नहीं करूंगा कि कौन क्या रोल करेगा, आप 5 डायरेक्टर्स अपनी कास्टिंग लिस्ट बना के लेके आइए कि आपके हिसाब से किस एक्टर को आपके बैच में ये वाला रोल करना चाहिए। तो अलग अलग रोल्स थे। अश्वत्थामा के लिए कोइंसिडेंटली 5 के 5 डायरेक्शन स्टूडेंट्स ने मेरा नाम रेकमेंड किया। तो राम गोपाल बजाज साहब ने कहा यार, अगर 5 डायरेक्टर्स ये मानते हैं कि अश्वत्थामा का रोल अनूप को करना चाहिए, और अंधा युग में सेंट्रल कैरेक्टर अश्वत्थामा है, हीरोइक कैरेक्टर अगर आप कहें तो रोल मुझे मिल गया। अब रिहर्सल शुरू हुई उसकी। मेरा वज़न था 55 किलो और सेट जो था वो आउटडोर्स में लगा था, गार्डन में, और उसके चारों तरफ ऑडियंस बैठती थी, और ऑडियंस के ऊपर जो लास्ट रैम्प था वहाँ से भाग के 3 चक्कर काट के मेरी एंट्री होती थी सेंटर स्टेज पे, और फिर मुझे वो बड़ी स्पीच बोलनी होती थी। तो रिहर्सल्स के दौरान भी मैं थक जाता था, और बजाज सर कहते थे यार फिल्म होती ना तो तुम बहुत एप्ट थे यार, नाटक के लिए भाई एनर्जी। मुझे लगा ये रोल हाथ से जाने वाला है। मैंने अगले दिन ही 2 गिलास दूध और उबले हुए चने और ये सब खाने शुरू कर दिए कि 2-4 किलो जो वज़न बढ़ा सकूं मैं बढ़ा लूं। फाइनली रोल मैंने किया, लेकिन उस रोल के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक एक्टर के लिए किसी भी किरदार को, स्पेशली स्टेज पर, फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसका असर ये है कि मैं आज तक अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। डायलॉग्स याद है? नहीं याद है, सच कहूँ तो। ये बच रहे हैं। नहीं, सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक इतना आइकॉनिक नाटक है, मैं उसके साथ गलत नहीं। इतना पहली लाइन याद है, अश्वत्थामा जिसकी ये मेरा धनुष है, हाँ ये मेरा धनुष है जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी, ये एक लाइन याद है। बस मैं गलत नहीं करना चाहता, फिर कभी मौका मिलेगा तो याद करके सुनाऊंगा। फिर वापस जयपुर क्यों चले गए? एक्चुअली इतना बढ़िया हो रहा था, अच्छा कर रहे थे। NSD से वो ये था कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मैं चाहता था कि मैं थिएटर भी करूं, और ऑब्वियसली सिनेमा की भी इच्छा थी कि यार, मेरा ये मन था कि मैं सिनेमा में थोड़ा नाम बढ़ा लूं, और अगर नाम बन जाएगा उसके बाद मैं रंगमंच ज़रूर करूंगा, छोड़ना नहीं चाहता था, जो कि आप जानते हैं मैं अभी भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता था कि उससे मुझे रंगमंच करने में और आसानी होगी और मेरी रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। हमारे टाइम में थिएटर लोग टिकट खरीद के नहीं देखते थे, खासकर हिंदी थिएटर तो बिल्कुल नहीं देखते थे। तो मैं जयपुर गया कुछ वक्त थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने के लिए, और वहाँ लकीली मुझे एक पुराने जो थिएटर ग्रुप जिनके साथ मैंने काम किया था, उन्होंने मुझे मौका दिया कि क्या तुम कुछ नाटक करना चाहोगे या कुछ डायरेक्ट करना चाहोगे। तो मैंने 1.5 इंच ऊपर करके एक स्टोरी थी जिसको मैंने डायरेक्ट किया, और भगवत अज्जू में एक प्ले डायरेक्ट किया जो दूरदर्शन पे भी मैंने डायरेक्ट किया उस वक्त, जयपुर दूरदर्शन के लिए। फिर कुछ चिल्ड्रन वर्कशॉप की जवाहर कला केंद्र के साथ मिलकर, तो ये थोड़ा काम हो गया। उसके बाद एक दिन ये डिसाइड हुआ कि यार चलो अब बम्बई चलते हैं। वो राजेश तेलंग, हरीश खन्ना, हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम चलेंगे बम्बई। बट 1-1.5 साल का गैप ले लिया था हमने बस बीच में। ये हम लोग जब भी मुंबई के मिड और लेट 90s के लोगों से बात करते हैं, तब इनवेरिएबली किसी एक कंटेक्स्ट में, चाहे वो थीसिस या एंटी थीसिस, सत्या का जिक्र आता है।
आपका भी एक सत्या कनेक्शन हमें पता चला कि सत्या के चक्कर में मनोज वाजपेयी ने गॉड मदर छोड़ी। जी 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 बिल्कुल। वाज दैट योर फर्स्ट फिल्म? गॉड मदर वॉज माई फर्स्ट फिल्म, विनय वेरी शुक्ला फर्स्ट की। फिल्म जी। अगर उस फिल्म आप देखेंगे तो उसमें मेरा नाम एक बिलिंग आती है जिसमें लिखा होता है इंट्रोड्यूसिंग अनूप सोनी, शर्मन जोशी, रायमा सेन। एक ही बिलिंग में तीनों का नाम आता है। तीनों की पहली फिल्म थी हमारी। लेकिन यस, ये बात सच है कि वो फिल्म मुझे ऐसे मिली थी कि मनोज को सत्या मिल गई थी, और ऑब्वियसली सत्या वाज अ बिगर बेटर रोल, और तो फिर कास्टिंग दोबारा से शुरू हुई तो मुझे मौका मिला उस फिल्म में काम करने का। कैसा होता है जैसे एनएसडी के लॉन में गोविंद नामदेव से या विनीत कुमार से बात करना, और फिर एक फिल्म के सेट पे आपको ये कुछ सीनियर दिख रहे हैं, शबाना जी हैं और लोग भी हैं, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ग्रामर के हिसाब से। जी जी जी। तो वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट रहता है क्या कि यार कुछ दादा लोग हैं, या ये अपनी अकेले की जर्नी है? हाउ डज इट वर्क फॉर यू? मुझे लगता है ऑफ स्क्रीन उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस काम आता है उनसे बातचीत में, लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने होते हैं उनके साथ तो फिर आपको अपना किरदार प्ले करना पड़ता है। अगर आप वो फिल्म देखें तो मेरे विनीत भाई के साथ कुछ ऐसे सीन थे जिसमें बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव सीन थे विनीत भाई के साथ, लेकिन जब आप स्क्रीन, अभी विनीत भाई से तो मेरी ऑलमोस्ट बात होती रहती है, 2 दिन पहले भी बात हुई। आप भी मड में रहते हो क्या? नहीं, मैं मड में नहीं अच्छा, रहता मुझे हूं। लगा ये मड गैंग तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं विनीत दादा तो मैं- वहीं रहते हैं। हाँ जी, लेकिन फोन पे काफी अच्छा। बातचीत होती रहती है उनसे। और विनीत भाई की कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है उनकी कंपनी मुझे, उनकी बातें सुनना, औघड़ संत आदमी। हाँ, मतलब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। इनफैक्ट विनीत भाई एक दिन कह रहे थे तुम अपने घर पे एक कार्यक्रम बनाओ जिसमें मनोज, संजय मिश्रा और मैं, हम तीनों आएंगे, और फिर तुम अपने बैचमेट के बैच वालों को भी बुला लेना। तो वो अभी तक बन नहीं पाया मौका, बिकॉज सबका एक डेट पर मिल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट जल्द हम ये कार्यक्रम बनाएंगे। तो खैर, आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि मुझे लगता है वो बहुत शुरुआत से मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि यार जब कैमरा के सामने आ जाओ ना, फिर उसके बाद आप अपना किरदार है और आप हैं, और आपको, क्योंकि आपको वहीं से जज किया जाएगा। उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि आप अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, जूनियर के साथ काम कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने किरदार कैसा निभाया, आपने अपने रोल में क्या सही जस्टिफिकेशन दिया लोगों को, या आपकी परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद किया, उसी से आगे की जर्नी होने वाली। तो वहाँ मैं बहुत सिंसियर अपने रोल के प्रति हो जाता था। बट येस, कंफर्ट इस बात का ज़रूर था कि सीन से पहले उनके साथ बातचीत करना, अगर उनसे कहा जाए कि विनीत भाई एक बार लाइंस कर लें, या गोविंद जी से कहा जाए सर एक बार सीन की लाइनें याद कर लूँ क्या, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझसे ज़्यादा काम कर चुके थे। तो मेरा ये था कि यार पहले कम से कम लाइंस पे कमांड कर लो, क्योंकि सीन में ये नहीं होना चाहिए कि लाइन भूल गए और फिर आपका फोकस भी आउट हो जाता है। वो मेरा हमेशा से प्रोसेस रहा है कि लाइन पे कमांड, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइनें बदल नहीं सकते या इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, बट जो लिखा हुआ दिया है आपको राइटर ने, बेसिक तो डायरेक्टर ने, हाँ, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चल निकला? फिल्मों का सिलसिला उतना नहीं चला जैसा मैंने सोचा था। क्या सोचा था? मुझे लगा था कि मुझे बेहतर किरदार ऑफर होने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। मैं सच कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं लीड रोल ना करूँ, लेकिन मैं इस बात से खुश था कि अगर लीड नहीं भी होगा और अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स होंगे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्यों हुआ, अब मैं इसके लिए किसको कहूँ कि भाई किस्मत थी या क्या थी, मेरी कोशिश पूरी थी, मुझे इतना पता है। मैं इस बात से सेटिस्फाई था कि मैंने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जिस तरह के रोल्स मैं चाह रहा था वो नहीं मिले, और कहीं ना कहीं ये सी हॉक्स और टेलीविज़न जो है मुझे एक अलग तरह की दुनिया में ले गया। और उस वक्त टीवी जो था वो वीकली था, डेली नहीं था, और कंटेंट का जो मटेरियल था वो थोड़ा, आई वुड से दैट आज की जो फिल्में हम देखते हैं ना, उस तरह का कंटेंट था, चाहे वो साया हो, चाहे वो ये सी हॉक्स हो, चाहे मैंने एक शो किया था जिसका नाम था आई लव यू, विच वॉज अ कॉमेडी सीरीज़, कर्तव्य नाम का एक शो किया था जिसे शोभा डे ने लिखा था, उनका वो सीरीज़ थी। तो ये किरदार बहुत रियल थे, इस तरह का लार्जर देन लाइफ ड्रामा नहीं था टेलीविजन में। शांति में भी थे आप? जी, कुछ वक्त के लिए था मैं शांति में, बट प्रोमिनेंटली जो मेरी पहचान बनी वो सी हॉक्स से बनी। सी हॉक्स में मुझे स्क्रीन अवार्ड्स में उस वक्त टेलीविज़न की कैटेगरी होती थी, तो उन्होंने मुझे सी हॉक्स के लिए बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन मिला। तो आई थिंक उस वजह से ना मेरे पास टीवी का इतना काम आ गया कि मैं एक टाइम में 4 शोज़ में लीड रोल कर रहा होता था। बदलते रिश्ते एक सीरीज़ थी जिसके अंदर मनोज बाजपेयी, मैं, माधवन, कुमुद मिश्रा, हम चारों थे। चित्राज साहब ने उसे डायरेक्ट किया था, और प्लस चैनल करके एक कंपनी थी जो उसे, एक फ़ोटो भी है मेरे पास हम चारों का उस शो के दौरान का।
सो वो काम आता गया तो आपको सोचने का मौका नहीं मिला, अच्छे रोल्स मिल रहे थे। फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि यार ये तो फिल्में तो मिस हो गई यार, कहाँ चली गई। फिर वो दौर आया तो मैंने गंगा जल, फुटपाथ, खुशी, अपहरण, ये सारी फिल्में की। फिर अचानक से कहाँ से पता नहीं बालिका वधू बीच में आ गया और फिर एक जर्नी अलग चेंज हो गई। कितना डिमांडिंग होता है एक डेली सीरियल, और ऐसा सीरियल जो लगातार टीआरपी में टॉप पे है, एक नेशनल डिस्कोर्स खड़ा हो गया जिसकी वजह से। सी एक्चुअली सही मायने में उसके बाद मेरा आपके पास थिएटर करने की, कुछ भी करने की गुंजाइश बचती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं बचती थी। इनफैक्ट मेरे ज़िंदगी के 2008 से 2018 10 साल, पूरे के पूरे 10 साल बालिका वधू और क्राइम पेट्रोल में चले गए। इनफैक्ट मैंने 2014 में बालिका वधू छोड़ भी दिया था, लेकिन उसके बाद क्राइम पेट्रोल का लोड इतना था कि 2018 तक मैं और कुछ नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2014 के बाद मैंने ऑन स्क्रीन एक्टिंग ही नहीं की, मैं सिर्फ एंकरिंग कर रहा था। 2014 तक कम से कम ये बैलेंस होता था कि मैं बालिका वधू में एक्ट कर लेता था और क्राइम पेट्रोल साइमल्टेनियसली शूट करता था। 14 में बालिका वधू छोड़ने के बाद मैंने एक्टिंग ही नहीं की, ना थिएटर ना कुछ। और फिर ये होता ना कि वो रेस्टलेसनेस एक बार आनी तो थी। 2017 में मुझे पता नहीं, मुझे कोई एक्टिंग के लिए कॉल ही नहीं करता था उस पीरियड में, क्योंकि सबको लगता था कि मैं इतना बिजी हूँ क्राइम पेट्रोल के साथ। अचानक पता नहीं 2017 में एक सीरीज़ थी द टेस्ट केस, जो ऑल्ट बालाजी पे आई। उसमें निमृत कौर, अतुल कुलकर्णी, इंडियन आर्मी पे बेस्ड थी। उसमें एक बहुत ही अच्छा किरदार मुझे ऑफर हुआ, और मुझे किरदार मिलने की खुशी से ज़्यादा इस बात की हैरानी हो रही थी कि यार इन्होंने मेरे बारे में सोचा कैसे। मुझे तो कोई एक्टिंग असाइनमेंट के लिए कॉल ही नहीं कर रहा है आजकल, और ना मैं भी कोशिश नहीं कर रहा था किसी को ये बताने की कि भाई मेरे पास अब मैं करना चाहता हूँ। बट वो सीरीज़ की शूट करते हुए मुझे मेरा वो जो एहसास था, जो मेरी मिसिंग हो रही थी एक्टिंग और एक्टर की रेस्टलेसनेस, वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गई। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मैं हूँ यार, ये तो मुझे करना था। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई क्राइम पेट्रोल से दुखी था। उसने मुझे जितनी इज्जत, जितना नाम, जितनी फेम दी है, उतना मुझे कोई और शो नहीं दे पाया। ऐसा होता था कि मतलब रेड लाइट पे रोका पुलिस वाले ने और आपको देखा? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी 2019 में फिर मैंने फाइनली क्राइम पेट्रोल से विदा ली, एंकरिंग करने से विदा ली। और फिर मैंने सारी एक लिस्ट बनाई दोस्तों की, डायरेक्टर्स की, जिनको जानता था, जिनको नहीं भी जानता था, जिनके साथ मैं काम करना चाहता था। और सबको फ़ोन करके ये कहा कि मेरे पास वक्त है, बहुत वक्त है, और अब मैं एक्टिंग असाइनमेंट्स करना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो सिनेमा हो। मैं तो आई थिंक वो एफर्ट मेरे काम आए। और जब आप देश दुनिया में घूमते हैं तो कभी आपको ऐसे अचरज से दो चार होते हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई व्यूअर मिल जाएगा, अच्छा यार ये भी हमारा कंटेंट देखते हैं? बहुत क्राइम पेट्रोल और बालिका वधू के कंटेक्स्ट में बहुत मैं आपको सच बात बताऊं, जब राजदीप सरदेसाई ने मुझसे कहा था कि उन्होंने ऑब्वियसली अपने नानी के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मेरी नानी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो शायद अपनी नानी की वजह से उन्होंने भी, आई एम श्योर, आई डोंट नो, नानी या किसी ग्रैंड पेरेंट की बात की थी उन्होंने, तो मुझे लगा उन्होंने भी देखा। बट क्राइम पेट्रोल तो अक्रॉस। कैन यू इमेजिन अ कैंसर साइंटिस्ट सिटिंग इन जर्मनी spending 14 to 16 hours in her lab and then watching Crime Patrol to relax? आई कैन। अब रिलैक्स करने के लिए देखते हैं। हमारी दोस्त है, उनका नाम प्रीति यादव है, राजस्थान की रहने वाली है। मैं माथा पकड़ लेता था, मेरी जब उससे बात होती थी तो वो या तो अपनी लैब की कहानियाँ सुनाती थी जो वो लोग रिसर्च कर रहे थे, या वो क्राइम पेट्रोल देख रही होती थी पुराने एपिसोड सेव कर करके। ये सच बात है। मुझे अभी, मैं परसों पटना में था अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, हाँ, और मैं होटल के कमरे में जब गया रात को कुछ 11 बजे, मैंने टीवी ऑन किया तो बैक टू बैक पुराने, मतलब मेरा एपिसोड एंड होता है जब मैं जय हिंद कहता हूँ और हिंद का द पूरा नहीं होता और नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाता है। तो मुझे समझ में आया कि ये रिपीट्स ने मुझे अभी भी जिंदा रखा हुआ है। हाँ, और आपने जैसा कहा, मुझे ऐसे सच में बहुत लोग मिलते हैं कि कहते हैं यार मैं तो 4-4 घंटे देखता रहता हूँ यार, मुझे तो मेरे घर वाले आके बोलते हैं क्या कर रहे हो। फिर तो स्टैंड अप भी बनने लग गए इस बात पे, बहुत मीम, बहुत चीज़ें। जी। तो यही कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप इतने एक्टर्स को इंटरव्यू करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक लुकिंग एट यू, मुझे लगता है कि आप एक्टर्स की साइकी, उनकी इनसिक्योरिटी, उनके
सिक्योर्ड पॉइंट सब समझते हैं। तो वो मेरी जो रेस्टलेसनेस जो है वो आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं यार, मैं जब देखता था यार ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उस वजह से मुझे लगा कि अब यार फोकस शिफ्ट करना चाहिए। बट एनीवे, थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज वॉच्ड क्राइम पेट्रोल यार। ये जो बड़े ऐश्वर्य और छोटे ऐश्वर्य का मोड़ है जी है ना, सब कुछ बहुत जमा जमाया और व्यवस्थित, लेकिन भीतर की रेस्टलेसनेस, जी वो पॉइंट कितना दुविधा, कितने संशय वाला होता है। हाउ डज इट वर्क? क्योंकि एक पॉइंट था वो 90s में, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर रोल्स एंड दैट, वो पहले तो बताइए वो फोल्डर का भीगना, वो ब्रेक पॉइंट। जल्दी में थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या था कि मैं कभी भी अपने स्ट्रगल को उतना ग्लैमराइज तरीके से नरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सच में वैसी वाली नौबत नहीं आई कि मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ या फुटपाथ पे सो रहा हूँ। वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। आप इसलिए बता दीजिए दादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थोड़ी मुसीबत में हार जाते हैं, जी, उनको हौसला बिल्कुल, मिलता है यार, सब बिल्कुल। पे बीतती है। बिल्कुल नहीं, कम नहीं सब ज्यादा। पे। मैं ये बता रहा था कि मेरे पास फोटो शूट के लिए पैसे नहीं थे। तो एक, अब चूंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट थे, तो मैंने क्या किया, ब्लैक शीट्स पे, उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी, तो मैंने ब्लैक शीट्स का एक फोल्डर बनाया और उसमें अपने नाटक के किरदारों के फोटो जो मैंने प्ले किए हैं उनकी एक फाइल बनाई, और मैं वो प्रोड्यूसर्स के पास वो लेके जाता था। तो प्लास्टिक का बैग हमेशा साथ रहता था। अब वो बिलीव नहीं करेंगे, 2 रुपए का मिल जाता था बंबई में किसी भी दुकान पे, आप वो कोई भी ब्रांड का हो। और करी रोड में मैं राजेश तेलंग के कमरे में रह रहा था उन दिनों, और अकेला था। तो करी रोड से मैं जा रहा था, अचानक बारिश शुरू हुई, और बंबई की बारिश आपको पता है इतनी तेज हुई बारिश कि मतलब मुश्किल फ्यू सेकंड्स में मैं भीग गया और मैंने भागना शुरू किया। भागा तो वो प्लास्टिक की थैली नीचे से फटी और उसमें से वो फोल्डर निकला, और सड़क पे पानी भर चुका था थोड़ा बहुत, उसमें वो फोटोज जो हैं वो फैल गए। और मैं एक एक करके वो फोटो उठाने लगा, और एक पॉइंट के बाद मैंने कुछ जाने भी दिए। पता नहीं क्या एक अजीब सा डल और डिप्रेशन सा मोमेंट आ गया कि यार ये लाइफ में ये कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये क्या हो रहा है। मतलब काफ़ी सिनेमैटिक मोमेंट था वो। लेकिन उस वक्त पहली बार शायद एक आंसू निकला होगा आँख से, उससे पहले कभी बम्बई में ऐसा नहीं हुआ। और मैंने कहा यार ठीक है यार, ये क्या यार ज़िंदगी है यार, एक्टर हूँ यार, ये ऐसे थोड़ी चलता रहेगा थैला लेके प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के बाहर। और मैंने बस उस वक्त मन बना लिया था कि मैं दिल्ली जाऊँगा, या तो रेपेट्री कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। मेरे पेरेंट्स उस वक्त दिल्ली में रहते थे। घर में रहूँगा, सुबह मम्मी टिफ़िन बना के देंगी, चाहे मैं जहाँ भी नौकरी कर रहा हूँगा, चाहे थिएटर कंपनी में या फ्रीलांसिंग कर रहा हूँगा। एक बाइक खरीद लूँगा और बाइक से जाया करूँगा, और एक सिक्योर्ड लाइफ हो जाएगी। घर का खाना मिलेगा, छत है, सब कुछ है। ये तय कर चुका था मैं, लिटरली तय कर चुका था। और मैं रात को करी रोड के उस कमरे में पहुँचा। राजेश उन दिनों बॉम्बे था नहीं, वो बीच में दिल्ली चला गया था। तो मैंने वो अलमारी खोली, एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें कुछ कपड़े तय करके मैंने रखे थे। तो अचानक मुझे वहाँ पे एक ओशो की किताब दिखाई दी, जो राजेश की ही थी। नींद नहीं आ रही थी, मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैं क्या करता था कि नींद नहीं आती थी तो खाना खाने के बाद मैं 2 वड़ा पाव खरीद लेता था, क्योंकि मुझे मालूम था रात को भूख लगेगी। तो मैं वो रख लेता था, बिकॉज 2-2:30 बजे तक तो नींद नहीं आती थी। मैंने उस किताब के पन्ने पलटे ऐसे ही रैंडमली, और पता नहीं कैसे मेरे सामने वो पेज खुला। और मैं कोई ऐसा फ़िलासफ़ी का बहुत बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ, अब बहुत किताबें पढ़ने लगा हूँ, लेकिन पहले कोई ऐसा ना तो ओशो को ज़्यादा पढ़ा था। खोला तो पहले ही पन्ने पे पता नहीं कैसे, कई बार ऐसा होता है ना कि वो लाइन शुरुआत में नहीं है, बीच में है, लेकिन आपकी आंखें उसी को कैच कर लेती हैं। या मुझे शायद किस्मत दिखाना चाह रही थी वो लाइनें। और उसमें लिखा था कि अगर आप ज़िंदगी में नए ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं तो पुराने ऐश्वर्य को भूलना और छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस तरह की कुछ लैंग्वेज थी। और उन लाइनों ने मुझसे कहा, मेरा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, दिल्ली जाऊंगा तो फिर तो ज़िंदगी भर यही करता रहूँगा यार, यही करता रहूँगा मैं, और कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं। सर यहाँ स्कोप है, ये तकलीफ़ है, उम्मीद बंधी हुई है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं बम्बई नहीं छोड़ूंगा। और इसका कट टू आज, जब मैंने 2019 में क्राइम पेट्रोल छोड़ा, मुझे बहुत लोग कहते थे यार पागल है तू, एक जमी जमाई चीज़ है तुम्हारी अपनी, तुम छोड़ के जा रहे हो। इनफैक्ट मेरे बाद आशुतोष राणा ने भी कुछ दिनों उनको एंकर, कुछ एपिसोड्स एंकर किए, लेकिन तुम अपनी बनी हुई जगह छोड़ के जा रहे हो यार, पैसा मिल रहा है, लोग पहचानते हैं। तो मेरा ये था कि नहीं यार, ये तो हो गया ना। अब वो फिर वाली बात हुई कि ये ऐश्वर्य को छोड़ना पड़ेगा, उस चेक को ना बोलना पड़ेगा जो हर महीने आ रहा है। तो उम्मीद बंधी हुई है अभी भी कि अब अच्छे रोल मिलेंगे, और आई एम श्योर फिल्म मेकर्स मुझे नए नए कामों में देख रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मम्मी टिफ़िन बांध के देंगी,
आपने कभी जोया को, मायरा को या ईमान को टिफ़िन बांधना या स्कूल ड्रॉप करना ये सब किया है? रोज आज भी करता हूँ। रोज ईमान को भी सुबह, जोया मायरा तो खैर अब बड़ी हो गई हैं और वो लंदन में पढ़ती हैं दोनों, लेकिन ईमान 6 बजे उठता है, मैं और जूही रोज 6 बजे उठते हैं साथ, एवरी डे टिल आई ड्रॉप हिम टू द बस डाउन, क्योंकि जूही उसे पिकअप करने जाती, मैं उसे सुबह बस पे ड्रॉप करने जाता हूँ। ये हम दोनों का ड्यूटी बंदी। आज भी कोई दिन ऐसा नहीं, अगर हम शहर में हैं, हम 6 बजे उठते ही उठते हैं। टिफ़िन पैक करने से लेकर उसके साथ बैठना, जो वो जाने से पहले, क्योंकि 7 बजे उसकी बस आ जाती है शार्प। ये अलग बात है, किताबें नहीं होती तो उसका आईपैड देखना चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ स्कूल में आजकल आईपैड चलते हैं। अच्छा, हाँ, अब किताबें नहीं ले जानी होती? वो इंटरनेशनल बोर्ड में है तो वहाँ किताबें नहीं हैं, मतलब उस तरह की किताबें नहीं है जैसे हमारे टाइम में होती थी या जो दूसरे बोर्ड्स में होती हैं। तो आप बाकी पापाओं की तरह वो तो नहीं करते ना, अरे बेटा हमारे ज़माने में तो ऐसा था, तुम लोगों को कभी कभी उलाहना देते हैं थोड़ा सा? नहीं, उलाहना नहीं देता हूँ, कभी कभी, बट चूंकि वो 12 साल का होने ही वाला है, और मैं सच बात बताऊँ, आज का 11-12 साल का बच्चा हमारे ज़माने से बिल्कुल अलग है। यू कैन हैव अ 1-to-1 कॉन्वर्जेशन विद देम, जो मैं उसके साथ करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो उससे ये भी कहता हूँ, वो अभी एक्टिंग के नाम पर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, फ़ोटो खिंचाना बहुत बोरिंग काम लगता है उसको। लेकिन मैंने कहा, अगर ये अभी की बात है, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम एक्टर बनना चाहते हो, बता देना, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहूँगा कि वो सक्सेसफुल कितना होता है वो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यार मेरा बेटा अगर एक्टर बनता है तो कम से कम लोग उसे ये तो कहें कि यार अच्छा एक्टर है। तो मैं जो बेस्ट उसे ट्रेन, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बता देना, ताकि तुम्हें सही ट्रेनिंग दी सके। तुम्हारी माँ भी, नाना, नानी, नानी, मामा, माँ सब एक्टर्स हैं, तो यार उसके बाद तुम अगर ईमानदारी, तुम्हारा नाम ईमान है, तो तुम अगर अच्छी एक्टिंग नहीं करोगे तो हमें उस बात की तकलीफ होगी। सक्सेस से कोई लेना देना नहीं। किसने रखा ये नाम? ये नाम सलीम खान साहब ने रखा था। एक्चुअली हुआ ये था कि उनके एक बर्थडे पे हम मौजूद थे, 24 नवंबर को उनका बर्थडे होता है, तो हम उनके साथ थे। बहुत कम लोग थे, कुछ 8-10 लोग बैठे हुए थे। जूही प्रेग्नेंट थी तब, तो सलीम साहब को ये नाम बहुत पसंद था, तो उन्होंने, सोहेल खान भी थे, सलमान खान भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं सोहेल को बहुत ज़िद कर रहा था, बिकॉज उनका सेकंड चाइल्ड हुआ था, तो उन्होंने कहा, मैंने इसको कहा था यार तू अपने बेटे का नाम ईमान रख ले, तो उसने योहान रख लिया था अपने बेटे का नाम, सोहेल ने। तो फिर कहा कि, उन्होंने कहा जूही अगर तुम्हारे बेटा होता है तो तुम जो है नाम इसका ईमान रखना, और सलमान ने कहा अगर बेटी हुई तो सुकून रखना, उन्हें सुकून नाम बहुत पसंद था। तो बेटा हुआ तो फिर हमने कहा कि नाम मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ईमान, ईमानदारी, तो मुझे लगा कि इसका नाम ही ऐसा रखो कि इस पर नाम का बोझा रहे हमेशा। और हम उसे मजाक में कहते हैं कि इफ़ यू डू एनीथिंग रॉन्ग इन लाइफ, तो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि यार तुम्हारा नाम ईमान है और तुम बेईमानी का काम करते हो। तो हमने अभी से उस पर प्रेशर डाल दिया इस बात का ज़िंदगी का कि तुम अपने नाम, लिव अप टू योर नेम। इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट डॉटर्स? दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग सो वेल। द ओल्डर वन इज़ इन कॉलेज नाउ, वो अभी किंग्स कॉलेज में पढ़ती हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में वो अपना ग्रेजुएशन कर रही हैं। वो है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। तो मैंने पूछा उससे, था मैंने कहा न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी क्या होती है? न्यूट्रिशनिस्ट तो होते हैं सर, कि शी सेड कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई डू वी ईट जंक, और व्हाई डू वन डे वी फील दैट कि मुझे आज समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, या मैं गुलाब जामुन खाता गया तो फिर खाता ही गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी वो जी, तो वो अभी क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है? खाने पीने को लेकर क्यों हम ऐसे हो जाते हैं, हम डाइट करते हैं, फिर अचानक एक दिन लगता है हटाओ यार इसको, बहुत इरेशनल हो जाते हैं। सो वो ऐसा भी एक सब्जेक्ट है अभी। तो आई एम हैप्पी। एंड द यंगर वन तो अभी 10th में है, वो भी स्कूल में ही है। जब आप इन बच्चों से बात करते हैं, आपने एक बाहर की सीरीज़ थी, उसका एडेप्टेशन हुआ था, स्कूल की लाइफ पे था, रीमिक्स, 2004 में किया था जी। तो इन बच्चों के आप स्कूल देखते हैं, किंग्स कॉलेज देख रहे हैं, छोटी वाली का या ईमान का, तो ऐसे दिमाग में आता है यार इस तरह की चीज़ें तो मैंने की थी, लेकिन रील और रियल में कितना फ़र्क होता है, क्योंकि थिएटर फिर भी बहुत क्लोज है लाइफ के, लेकिन पर्दे पे जो हम देखते हैं स्कूल को लेके नए नए तरीके से ड्रामा आते रहते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि
जो करण जौहर साहब ने एक दुनिया बनाई थी कॉलेज स्कूल की, वो बिल्कुल अलग थी। और रीमिक्स शायद टेलीविजन में वैसा शो था जो सृष्टि बहल और गोल्डी बहल ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इस तरह के शोज़ में हमेशा एक कॉमन पार्ट होता है कि एक बहुत ही रिच परिवार का लड़का होता है और एक बहुत ही हम्बल फैमिली से आया हुआ लड़का होता है जो अपने टैलेंट के बेसिस पर वहाँ पहुँचा होता है। तो रीमिक्स के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे नए एक्टर्स से मिला जो अलग अलग शहरों से आए हुए थे। जैसे करण वाही थे, राज सिंह अरोड़ा, कोई दिल्ली से आया था, कोई कहीं से आया था। और मैं आपको माहौल बताता हूँ सेट पे, क्योंकि इतने सारे लड़के थे तो मेकअप रूम सबको तो अलग अलग नहीं मिल सकता, लेकिन इनके अंदर एक अलग तरह का जुनून था ना। तो मेकअप रूम में ये लोग नीचे गद्दे लगा लेते थे, तो जब शॉट नहीं हो रहा तो पता लगा एक कमरे में 5 एक्टर सो रहे हैं मेकअप रूम में। कमालिस्तान में उसका सेट लगा हुआ था। बट यस, स्कूल की दुनिया, अब मुझे लगता है कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी बन रहा है जो आपको रियल दुनिया दिखाता है, और टीवीएफ आई थिंक उसमें काफ़ी आगे है। जो डाइस मीडिया, मेनली टीवीएफ, जो इस तरह के शोज देख रहे हो। अर्नब कुमार, कितनी तारीफ हो रही तुम्हारी। अरे कमाल, मैं तो फैन हूँ अर्नब का। मैं अर्नब को पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ टीवीएफ जो है ना, वो वेब की दुनिया का धर्मैटिक्स, धर्मा और यशराज है। बट बहुत डूइंग वेरी गुड जॉब, और बहुत ही ऑथर ड्रिवन। मुझे फॉर्चुनेटली एक सीरीज करने का मौका मिला जो अपूर्व सिंह कर्की ने डायरेक्ट की थी, सास बहू बहुत अचार। अच्छी सीरीज है वो। देखिए आपने? मैं आपके इंटरव्यू के ठीक पहले अमृता सुभाष जी का एक लंबा वॉइस मैसेज आया हुआ है, वही सुन रहा था। अच्छा, नहीं, वो मुझे बहुत मज़ा आया उस सीरीज को करने में। मतलब वैसे रोल ना, मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने लम्हे देखी थी ना, जब मैं यंग था, तो मुझे लगता था ये इस तरह की फिल्मों में लीड कैरेक्टर्स में करना चाहूँ। हाँ, ऑलमोस्ट कॉलेज आ गया था, कॉलेज। हाँ, ये मुझे लगता था कि लम्हे जो है ना, वो मेरे लिए परफेक्ट लॉन्च है। मैं इस तरह के रोल, आज भी मुझे लगता है, कोई मुझसे पूछता है साइंस फिक्शन, ये वैसे एज एन एक्टर मैं सब करूँगा, बट गिवन अ चॉइस मुझे ड्रामा पसंद है, जहाँ ह्यूमन इमोशंस हों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, द्वंद्व हो। तो ये सास बहू अचार उस सीरीज़ में, उसमें बिल्कुल फिट बैठती थी, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया करने में। थोड़ी देर पहले आप ओशो का जिक्र कर रहे थे जी। कुछ लोग ओशो को पढ़ते हैं, फिर कुछ लोग जिदु कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, द टीचर। तो मैं ऐसे दिमाग में जब सुन रहा था तो उधर भटका, और फिर मुझे महेश भट्ट साहब याद आ गए। उनके साथ भी आपकी जुगलबंदियाँ रही हैं? भट्ट साहब के साथ मेरा पहला एसोसिएशन ये था कि जब मैं बम्बई आने का तय कर चुका था, तो मैंने एक दिन ऐसे ही मनोज श्याम जोशी जी से कहा था कि सर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। और कहाँ, साकेत वाले घर में? उनके साकेत वाले घर में। और वो मैं बहुत इम्प्रेस थे। मैंने जो खलीक का किरदार कुरुकुरु स्वाहा में किया था, मतलब वो इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने मेरे लिए 2 चिट्ठियाँ लिखी। एक चिट्ठी लिखी रमेश सिप्पी जी के नाम पे, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, रमेश जी, इस कलाकार को आपके पास भेज रहा हूँ, उम्मीद है कि ये आपके और आप इनके काम आएंगे। ये चिट्ठी उन्होंने मुझे दी। दूसरा, उन्होंने मुझे खुद पर्सनली, जब वो बम्बई आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ प्लस चैनल के ऑफिस में हूँ, तुम आ जाओ, तुम्हें भट्ट साहब से मिलवाना है। तो उन्होंने मैं गया कमरे के अंदर, और भट्ट साहब बैठे हुए थे, अपने टिपिकल वो जो उनका स्टाइल है, और मेरे से उन्होंने कुछ बातें पूछी। जब मैंने जवाब देना शुरू किया तो ऐसे देखा, यार इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है यार, तनुजा को बुलाओ। तो तनुजा चंद्रा को बुलाया गया। तनुजा चंद्रा एक कार्यक्रम करती थी जो प्लस चैनल बनाता था, वो डायरेक्ट करती थी। उसमें होता था जैसे लहरें नहीं था, फिल्मों की शूटिंग्स, चलिए आज आपको लेकर चलते हैं फिल्म फला के सेट पर, और आज कलाकार ये हैं, वो प्रोग्राम वो बनाती थी। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, और ट्यूसडेज को आता था दूरदर्शन पे। तो उन्होंने कहा, तनुजा इस गॉट अ वेरी गुड वॉइस, इसको तुम यूज़ करो। तो हर ट्यूसडे मुझे 350 रुपये मिलते थे, और मैं उस पूरे प्रोग्राम का वॉइस ओवर करता था तनुजा के लिए। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी भट्ट साहब से। और फिर दूसरी, जब मैंने फुटपाथ एक फ़िल्म की जिसमें इमरान हाशमी का इंट्रोडक्शन हुआ था और विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, तब सेट पर उनसे दोबारा 2-3 बार मुलाकात हुई। हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अजय देवगन? मैं सच बात बताऊं, अगर मुझे कहा जाए कि तुम, जो मुझे पता है उनके बारे में, जो मैं बाहर से देखता हूं, मैं उनका कोई बेस्ट फ्रेंड तो हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। मैंने उनके साथ 40 दिन गंगा जल के दौरान और तकरीबन 15 दिन अपहरण के दौरान बहुत क्लोजली बिताए। मैं अजय देवगन को बहुत आइडल मानता हूँ कंडक्ट के तौर पर। मुझे लगता है कि
मेरे में वो, मैं वैसा बनना चाहता हूँ अपने आप को, एक सिक्योर। मैंने उन्हें कभी इनसिक्योर नहीं देखा एज एन एक्टर। एक आप समझ सकते हैं कि वो आज भी बहुत ही बिजी स्टार हैं, और वो आज भी स्टार हैं, चाहे कितने हीरोज आए गए। ही इज़ वेरी सिक्योर इन हिज पोजिशन। मैं उनको बड़ा, आई रियली लुक अप टू हिम एज फार एज हिज कंडक्ट इज कंसर्न इन पब्लिक। वो कहीं ज़्यादा आते जाते नहीं हैं पार्टीज़ में, कहीं बहुत ज़्यादा वो पीआर एक्टिविटीज़ में आपको नहीं दिखेंगे। मुझे वो बहुत पसंद है, सच में बताऊं, मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। और सलमान खान से मैंने ऐसा टाइम नहीं बताया, क्योंकि मैंने उनके साथ फिल्म कभी नहीं की। सलमान साहब के साथ रिश्ता ये रहा क्योंकि वो राज जी के और सलीम साहब का बहुत अच्छा रिश्ता राज बब्बर साहब के साथ है, तो उसकी वजह से उनके यहाँ त्योहारों पे आने जाने का मौका मिलता रहता है, चाहे गणपति हो या ईद हो, या फिर इनफैक्ट जूही ने उसको ट्रेन किया, अलीज़े को, जो उनकी नीस हैं, अलवीरा की जो बेटी हैं। तो उस वजह से एक फैमिली वाला रिश्ता है उनके यहाँ, उस तरीके से त्योहारों पे मुलाकात होती है। लेकिन उनके साथ वक्त नहीं बिताया कि बैठकर बातें करना और उनको जानना और समझना। अजय भाई के साथ ये हुआ कि वो आउटडोर शेड्यूल में बहुत वक्त बिताने को मिला, और मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि यार ऐसा सिक्योर्ड एक्टर होना चाहिए, इधर उधर की नहीं, अपनी जर्नी खुद की है। और वो फिल्म बिजनेस को बहुत स्मार्टली समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो फिल्म बिजनेस को। आप जूही ने अलीजे को ट्रेन किया बता रहे थे, जी, मुझे आपका दौर याद आ गया जब आप अक्षय खन्ना को ट्रेन कर रहे थे। मैं ना, यू वर टीचिंग एट किशोर नमित कपूर स्कूल। तो मैं, वो कहानी ये है कि मैं बड़ा रेस्टलेस सोल हूँ काम के मामले में। मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कुछ कुछ करता रहूँ। और जब मैं नया था तो उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हम एक पीसीओ से फनाफ आदमी को फ़ोन किया, मान लीजिए आज 3 लोगों ने कहा था आज फ़ोन करना। उन्होंने फ़ोन करने के बाद कहा यार अगले हफ्ते मिलते हैं, तो पता चला अब आज का दिन खाली है, आज अब कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर ऊपर आ गए दोस्तों यारों के साथ, वही राजेश हरीश, क्या करें, चलो यार शाम को मरीन ड्राइव चले जाएंगे, ट्रेन पकड़ के वक्त बिताना है। मुझे लगा यार रोज़ ऐसे तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो मेंटली अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। तो मैंने एक दिन डायरेक्टरी उठाई, मुझे अचानक किशोर नमित साहब का नंबर मिला, मैंने उनको फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, मैं आपके यहाँ पढ़ाने में इच्छुक हूँ, अगर आप कोई क्लास लेना चाहें, और मैं वॉइस क्लासेस ले सकता हूँ, मैं सीन डिज़ाइन की क्लास ले सकता हूँ। मैंने कुछ अपने, उन्होंने तुरंत मुझे कहा आ जाओ, और फिर मैं उनके यहाँ हफ्ते में 1 दिन पढ़ाने लगा। फिर 1 दिन की बजाय 2 दिन हो गया, 2 दिन की बजाय 3 दिन हो गया हफ्ते में। उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया कि उनके फ्लैट में होती थी क्लासेस। फिर मैंने जब उन्हें बताया कि मैं वॉइस क्लासेस ले सकता हूँ, जो हमारे एनएसडी के दौरान एक इंग्लैंड से टीचर आई थी सू वेस्टन, उनकी जो भी स्टाइल ऑफ टीचिंग था मैंने उसको अडेप्ट कर लिया था। तो मैंने एक दिन उनको बताया कि सर मैं ये क्लासेस, उन्होंने जुहू में एक हॉल बुक करा दी। उन्होंने कहा यार मेरे फ्लैट में तो वॉइस क्लासेस नहीं हो पाएंगी, बहुत शोर मचेगा, तो लोग अड़ोस पड़ोस परेशान होंगे। तो वो मेरे लिए संडे को हॉल बुक करने लग गए। फिर अचानक मेरी घंटी बजी, मैंने कहा यार नहीं भाई, टीचर नहीं बनना है एक्टर बनना है, मैं बिज़ी हो रहा हूँ यहाँ पे। फिर एक दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं सर जाना चाहता हूँ, मैं कभी कभार आ जाया करूँगा। बट येस, उस दौरान मुझे अक्षय खन्ना, तारा देशपांडे, प्रिया गिल, कुछ बहुत कम प्रिया सेशंस। गिल जो उसमें थी तेरे मेरे सपने में, जी 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 जी, और उसमें भी थी वो एक्चुअली मुझे कैसे पढ़ाने का मौका मिला मैं आपको बताता हूँ। स्टारडस्ट के टैलेंट हंट होते रहते थे, तो उन्होंने ये कुछ 5-6 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिसमें प्रिया गिल और तारा देशपांडे भी थी। और अब मैं इसको, तारा देशपांडे उसमें थी इस रात की सुबह नहीं। एग्जैक्टली तो उनको स्टारडस्ट के बंगलों में रखा जाता था मड आइलैंड में। उनकी अलग अलग ट्रेनिंग होती थी, डांस क्लासेस, ये क्लासेस। तो जो एक्टिंग का पूरा जिम्मा था वो किशोर नमित कपूर जी के पास था। तो शाम को एक क्लास लेने मैं जाता था वहाँ पर उस बंगलों में, और बस तब इनको ट्रेन करने का मौका मिला। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद मुझे लगा नहीं यार, मैं इसमें बिजी ना हो जाऊं, क्योंकि किशोर नमित कपूर साहब का प्यार था, वो मेरी क्लासेस बढ़ाते चले जा रहे थे। जहां मुझे 300 रुपये एक क्लास के मिलते थे, फिर उन्होंने 400 रुपये कर दिए। जहां हफ्ते में 1 क्लास होती थी, फिर वहाँ हफ्ते में 4 होने लग गई। ऐसे का लो बाबू भैया, तो मुझे वो छोड़ना पड़ा। बहुत ये मैंने हमेशा किया है, मतलब हर मकाम पर मैंने ये किया है कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये इस अगर मैं सिर्फ पैसे की वजह से इसमें टिका हुआ हूँ तो अब मौका आ गया यहाँ से निकलने का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गंगा जल की बात कर रहे थे, उसमें आप इंस्पेक्टर नीलकंठ तिवारी बने थे। जी। फिर खाकी में आप बने थे डीआईजी सुधीर पासवान। जी।
तो और उसके पहले आप क्राइम पेट्रोल कर ही रहे थे, एक ईज रहता है अभी पुलिस के रोल अप्रोच करने को लेके, बिकॉज यू नो दैट वर्ल्ड? या जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 4 सालों में सौरभ मैंने इतने पुलिस वाले रोल मना किए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब मेरे पास वक्त है, अब अगर इफ्तिकार मैंने साहब जैसा ना हो जाए कि अब अगर मैंने ना नहीं किया ना तो फिर मुझे लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्टर्स को अलग अलग, इसलिए मेरे को उस श्रेणी में बहुत अव्वल थी कि मुझे लगा ये या तांडव का किरदार या फिर क्लास ऑफ 83 जो मैंने अतुल सब्रवाल के साथ की उसका किरदार, मुझे लगा कि यार मुझे चाहे 4 सीन करने, उसमें भी पहले पुलिस वाले का ही रोल था। एग्जैक्टली, लेकिन फिर उसमें हाँ मुझे लगा कि ये मेरा वक्त है, मुझे लोगों को बताना है। लेकिन खाकी की जो आपने बात की ना, सुधीर पासवान के रोल जो था वो वैसा वाला रोल नहीं था कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। सुधीर पासवान का अपना एक बैकग्राउंड था कि वो जिस तबके को बिलोंग करते हैं और कहाँ से उठकर आए हैं, उनकी अपनी एक सोच थी उस किरदार की, तो वो सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, उस किरदार का अपना एक एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि फाइनली हमें OTT में या हिंदी सिनेमा में ये दिखने लगा है कि ग्लास सीलिंग तोड़ने के बाद भी दलितों के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है सो कॉल्ड पढ़े लिखे पावरफुल लोगों के बीच, चाहे वो तांडव में कैलाश कुमार के साथ जो मिनिस्टर हैं बर्ताव हो, या फिर वो खाकी में DIG सुधीर पासवान के साथ हो। बहुत ही सटल ढंग से बार बार उनको उनकी प्लेस, उनकी बैकग्राउंड रिमाइंड कराई जाती है। जी जी बिल्कुल। आपके जहन में अब जब रोल का इतना वेरिएशन रहता है, ये रहता है कि इस कैरेक्टर की पॉलिटिक्स क्या है, किस सेंसिबिलिटी को ये ट्रिगर कर रहा है? क्योंकि अभी जो हम थोड़ी देर पहले अर्नाब के कंटेक्स्ट में कह रहे थे कि ऑथर बैग की इसकी बैकग्राउंड, इसके डायलॉग्स, इस पे बाकी लोगों के रिएक्शन दिखता है, वो चीज़ की लेयर्ड है अभी। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ इस बात पे है कि जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत कुछ आपको देती है। मुझे लगता है एज एन एक्टर पहले मैं उसके बारे में कुछ सोचूं, मेरा जैसे हर एक्टर जो है ना एक पढ़ता सब कुछ है, हमने भी NSD में बहुत कुछ पढ़ाई की और भी फिर काम कर करके जो दूसरे डायरेक्टर के साथ एक्सपीरियंस मिला, एक चीज़ लेकिन समझ में आई कि हम अपना अपना एक इंस्ट्रूमेंट खुद डिवाइस करते हैं कि मेरी अप्रोच क्या होगी। और मैंने जो डिस्कवर किया वो ये था स्क्रिप्ट। पहले स्क्रिप्ट को जितना वक्त दे सकते हो दो, क्योंकि जिस आदमी ने वो स्क्रिप्ट लिखी है और जो आदमी उसको डायरेक्ट करने वाला है, जिसने आपको ये रोल ऑफर किया है, उसने आपसे 10 गुना ज़्यादा वक्त इसके साथ स्पेंड किया है। तो वो पहले उसको तो समझ लो कि सारा, उसके बाद अगर आपके कोई सवाल हो तो फिर आप डायरेक्टर से बात करें, राइटर से बात करें, एंड देन यू डू योर ओन रिसर्च या जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप और जूही कितना बात करते हैं आपस में? बहुत बातचीत होती है। जूही का अपना एक प्ले चल रहा है जो उन्होंने खुद लिखा है और वो खुद एक्ट करती हैं, विद लव आपकी सैयारा। थिएटर में बहुत कम ऐसा होता है, उन्होंने सिर्फ 2 साल में 85 शोज़ कर लिए हैं उसके, और वो दिल्ली फिर आ रही हैं मार्च में, और उसमें वो लिखने की भी काबिलियत है जूही में। तो हमारा डिस्कशन बहुत होता है रोल्स को लेकर। इनफैक्ट मैं बहुत हेल्प लेता हूँ उसकी कई बार जब किरदार मुझे लगता है कि यार जूही मैं फंस रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करता हूँ तो मुझे लगता है बहुत क्लीशेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली एक्टिंग कर रहा हूँ या एक्टिंग लग रही है, तो क्या करूँ, यू नो। तो वो बातचीत हमारी काफ़ी होती है इस बारे में। आपने सवालों की बात की, सोशल मीडिया पर जब हमने कार्ड पोस्ट किया तो खूब सवाल आए, उसमें से कुछ सवाल ले लेते हैं। दीपक ने पूछा कि क्राइम पेट्रोल के विकिपीडिया पेज पर आज भी आपकी फ़ोटो लगी है, इस सीरीज़ का ऑफ़र कैसे मिला? और कुछ ऐसे था हेजिटेशन कि यार एंकरिंग? एक्चुअली मैं सच बात बताऊं कि जब इसका ऑफ़र आया था तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं तो बड़ी इसकी कहानी छोटी सी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैं कॉमेडी सर्कस नाम का एक शो कर रहा था जिसमें मैं एक पार्टिसिपेंट था एज एन एक्टर, और पहले सीज़न में श्वेता तिवारी मेरी पार्टनर थी और एक रहमान करके एक कॉमेडियन है, वो मेरे पार्टनर थे। तो मैं उसकी शूटिंग कर रहा था जहाँ मुझे फ़ोन आया, और वो भी सोनी पे आता था। कॉमेडी सर्कस भी बहुत फेमस शो था जहाँ पे कपिल शर्मा ये सब लोग थे, और मुझसे कहा कि हम एक क्राइम पेट्रोल शो बना रहे हैं लेकिन हमें आपको कैमरा पे शूट करना है। मैंने कहा साहब मैं मोहन स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस की आप आ जाइए। तो वैनिटी के पीछे एक शर्ट पहनकर मैंने इतना उन्होंने शूट किया और 4 लाइनें दी। मैं वैनिटी के पीछे से ऐसे निकलता हूँ छुप के, और एंट्री करके मैंने वो 4 लाइनें बोल दी और मैं भूल भी गया। और उसके बाद उनका फ़ोन आया कि फिर जब मैंने उनका पूरा कॉन्सेप्ट सुना, जो मैंने ऑडिशन के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे नहीं सुना था, उन्होंने मुझे सच में लगा कि यार ये शो मुझे लगा था कौन देखेगा एंटरटेनमेंट चैनल पे क्राइम रात को 11 बजे 10:30 बजे, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे एक अलग तरह की ऑडियंस होती है। बट मुझे लगा कि उनका जो एम था कि यार हमारा एम है लोगों को ये बताना कि देखो ये क्राइम हमारे आसपास हो रहा है, बस इससे अलर्ट रहे। पता ही नहीं था कि रेस्ट इज हिस्ट्री।
किशोर साहू ने यही सवाल पूछा है कि ऐसे मौक़ों पर सावधान रहें, सतर्क रहें। इस पे बहुत मीम बनते हैं, आप देखते हैं रेगुलर इन मीम्स को, आपको कौन सा बड़ा फनी लगा? मेरे को सबसे ज़्यादा फनी मतलब डायलॉग से नहीं था, मुझे किसी ने एक मीम भेजा था कि क्योंकि मैं उसमें चल के बात करता हूँ ना, तो वो भी उसके ऊपर भी बहुत मीम बने। तो किसी ने मुझे लिख के किसी ने पूछा आपको पता है अनूप सोनी कितना चार्ज करते हैं क्राइम पेट्रोल के लिए? तो किसी ने कहा कि नहीं, वो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर किलोमीटर उनके चार्जेस हैं क्राइम पेट्रोल में। रामजी राव ने पूछा है थिएटर एस्पिरेंट्स को क्या सलाह देंगे? सिर्फ थिएटर एस्पिरेंट्स या बाद में उनको सिनेमा? उन्होंने इतना ही लिखा है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ कुछ। नहीं, आप जिस भी शहर में हैं कोशिश कीजिए कि रंगमंच की शुरुआत वहाँ से कर दें। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर रंगमंच नहीं हो रहा वहाँ पे तो आप शुरुआत कर दें उस रंगमंच की, क्योंकि आप अगर किताबें पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, नाटक कीजिए, 4 दोस्तों को बुलाइए जो आपकी तरह थिएटर एंथुजियास्ट हों और मिल के एक नाटक कर दीजिए। ये मत सोचिए कि बुरा होगा अच्छा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आकाश गुप्ता पूछ रहे हैं फिटनेस का क्या राज है? बढ़िया मेंटेनेंस किया? मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी ही वर्क करती है, डिसिप्लिन वर्क करता है। आप 3 घंटे एक दिन वर्कआउट किया, फिर आपने 4 दिन का गैप ले लिया, वो वर्क नहीं करेगा। आपको लगेगा यार मैंने तो उस दिन 3 घंटे वर्कआउट किया था। आप आधा घंटा ये तय कर लीजिए कि मैं आधा घंटा ही करूँगा लेकिन रोज़ करूँगा। आई थिंक दैट वर्क्स। एंड ऑल्सो और कार में सेब लेके चलो। और कार में खाना, मैं यही कहने जा रहा था कि थोड़ा खाने पीने का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो मैं कोशिश करता हूँ पूरी। प्रतिभा ने सवाल पूछा, ये आखिरी सवाल है इस दफ़ा की बातचीत का, कि आप कौन सी फिल्में या वेब सीरीज़ इन दिनों देख रहे हैं, क्या रेकमेंड करेंगे? और चूंकि आपने कहा अब आप पढ़ते हैं तो मैंने इसमें अपनी तरफ से बुक्स जोड़ दी। वेब सीरीज, फिल्म्स एंड बुक्स यू विल रेकमेंड। किताबों में मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम बताने की बजाय मैं ऑटोबायोग्राफी बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि मोटिवेशनल किताबें। कौन सी लास्ट ऑटोबायोग्राफी पढ़ी आप? रिसेंटली मैंने जो अभी ऑटोबायोग्राफी जो मैं अब पढ़ रहा हूँ इस वक्त, जो आधी हो चुकी है, वो गुलजार साहब की जो बायोग्राफी है एक्चुअली, यतीन्द्र मिश्र ने जो लिखी है। यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखी है। और मैं उस फंक्शन में पहुंचा था, मुझे बड़ी मौका मिला दिलचस्प है। और वो इंटरव्यू जो है गुलजार साहब का एक लंबा, और मुझे अनफॉर्चुनेटली मैंने यतीन्द्र जी के पहले वाले वो नहीं पढ़े लता हैं, सुरगाथा, वो अब पढ़ूंगा। हाँ, क्योंकि इनका जो स्टाइल है किसी भी व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करने का, वो बहुत अलग है। तो अभी मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऑटोबायोग्राफी ना आपको बहुत इंसाइट देती हैं जिंदगी का। यस, मुझे वो मोटिवेशनल किताबें पढ़ने से ऑटोबायोग्राफी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ तक वेब सीरीज़ और फिल्मों की बात है, इस वक्त मैंने पिछले 1-1.5 महीने से कुछ खास नहीं देखा है, लेकिन मेरी कोशिश ये मैं 3 ऑफ अस शुरू कर चुका हूँ। कल जब मैं पटना से यहाँ, प्यारी फिल्म है अविनाश अरुण की। हाँ, तो जब तक मैं दिल्ली लैंड हुआ था वो पूरी नहीं हो पाई थी। और अविनाश अरुण के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि उनका जो शो था वो स्कूल ऑफ लाइफ, उन्होंने मुझे उसमें कॉप का रोल ऑफर किया था। और मैंने अविनाश से कहा था कि यार देखो, मैं मतलब दीवाना हूँ आपके काम का, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत पुलिस वाले के रोल से नहीं करना चाहता जी। तो उन्होंने कहा कि फिर नेक्स्ट कुछ करेंगे। बढ़िया। हम लोग भी अगली बातचीत तक और कुछ समझदारियों का इंतज़ार करते हैं। बैठकी का पूरा मकसद ही यही होता है कि हम किसी व्यक्ति के काम में, उसके जीवन में दाखिल हों और उसके तहीं अपने लिए कुछ सबक, कुछ तजुर्बे हासिल कर सकें। अनूप सोनी जी, आपसे बात करना हमारे लिए बहुत एनरिचिंग रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो इत्तेफाकन आपकी किताब के पन्नों पर नज़र पड़ी, हम सब की नज़र पड़ती रहे अपने अपने कंफर्ट जोन पे, और हम कभी आहिस्ता और कभी अचानक उनसे निकलते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए, और मिर्ग के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं एक बात अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू जो है, ये किसी इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये 2 फ़ैन, मैं तो ये कहूँगा कि मैं भी इनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इनके साथ कभी ये बातचीत करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इज़ वेरी काइंड। देखते रहिए ललन टॉप।